स्टार्ट विथ 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अ जोग्राफिक एरिया विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 मीटर हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब उसके बाद फिर हमको एक टेबल दे दिया। इफ द जोग्राफिक एरिया वर टू हैव अ नेचुरल फॉरेस्ट, अगर नेचुरल फॉरेस्ट होगा तो इनमें से कौन सा मोस्ट लाइकली है इन फॉरेस्ट में से जो होगा इस एरिया पे पूरा। तो देख लेते हैं। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर कितना तक जा रहा है 31, और वो भी समर के टाइम पे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ मार्च अप्रैल के टाइम पे 31 जा रहा है, दिसंबर से 31 गया है। ओके, देन एवरेज मिनिमम टेम्परेचर है वो 20 जा रहा है, वो भी विंटर के मंथ में। ठीक है, फिर रेनफॉल है वो 51 से 180 158 भी गया है। ओके, 168 185 या 221, मतलब कि कितना 200 सेंटीमीटर का तो रेनफॉल हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं ऑप्शंस को। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है मॉइस्ट टेम्परेट कॉनिफेरस। कॉनिफेरस तो हिल वाले में रहता है, एल्टीट्यूड 400 मीटर बोला तो ये तो नहीं होगा। माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अगेन ये भी नहीं होगा, 400 मीटर बोला ना, जैसे और एल्टीट्यूड ज़्यादा होता तब जाके होता। टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं, टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं होगा, उधर इतना रेनफॉल नहीं होता है कि 200 सेंटीमीटर क्रॉस हो जा रहा हो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमको कुछ डेटा फैक्ट्स है, एक बार ऐसे ऊपर से देखते हुए ही हमको समझ आ जाना चाहिए कि कितना हो रहा है ये मैक्सिमम टेम्परेचर एंड सॉरी दिस वाज यहाँ पे मिनिमम को हाईलाइट करना, यहाँ पे मैक्सिमम। ओके, तो इससे हमको पता चल गया कि कौन सा फॉरेस्ट होगा। अब देख लेते हैं कि और कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ काम का है। माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है होता है वो जनरली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट। कौन कौन से ट्रीज है वहाँ पे, फुलस्पार, सिन्नामन, रोडेंड्रॉन, साल, सैंडल, लेबरनम, पोमेग्रेनेट, ऑलिव, ओलेंडर। देन टेम्परेट फॉरेस्ट रोडेंड्रॉन, फर्न, ओक, मैपल, जुनिपर, देवदार, चिलगोजा। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, यहाँ पे इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, है ना। देन मेजर, अच्छा इसमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेनफॉल 150 से 200 सेंटीमीटर देखने को मिल भी रहा था, 150 से 200 सेंटीमीटर। देन टेम्परेचर 15 to 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर का वेरिएशन है 15 से। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मेजर प्लांट स्पीसीज एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का तो याद रख ही सकते हैं, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनका नेम याद रख लेते हैं। तो क्या क्या, इबोनी, महोगनी तो सेम साउंडिंग है, फिर आर से तो रबर एंड रोजवुड, तो रबर के लिए ज़्यादा पानी चाहिए देखो, फिर रोजवुड के लिए भी, एंड देन सिनकोना ये मेडिसिनल पर्पज से यूज़ होता है, ये एनसीईआरटी में पढ़ा था मैंने। फिर इफ़ अ पोटैटो इज प्लेस्ड ऑन अ प्योर पेपर प्लेट, प्योर पेपर प्लेट है, पेपर का ही प्लेट है, इसके ऊपर पोटैटो रख दिया है, विच इज़ वाइट एंड अनप्रिंटेड एंड पुट इन माइक्रोवेव ओवन, the potato heats up but the paper plate does not. This is because, क्यों ऐसा हो रहा है, potato is mainly made up of the starch whereas paper is mainly made up of cellulose। इससे क्या लेना देना माइक्रोवेव का। potato transmits the microwave where paper reflects microwave, नहीं रिफ्लेक्ट नहीं करता है वो। potato contains water whereas paper does not contain water, yes, क्योंकि जो माइक्रोवेव है वो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के बेसिस पे काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यस वाटर कंटेंट है उसको, वो मैटर करता है माइक्रोवेव ओवन में। देन पोटैटो इज फ्रेश ऑर्गेनिक मटेरियल वेयर पेपर इज डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, नहीं डेड ऑर्गेनिक फ्रेश ऑर्गेनिक का कोई लेना देना नहीं है। अब देख लेते हैं, माइक्रोवेव ओवन वर्क करता है द प्रिंसिपल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेस, जहाँ पे रेडियो वेव या माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हीट्स अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। माइक्रोवेव रेडियली पासेस थ्रू मैनी मटेरियल सच एज ग्लास, फिर मोस्ट प्लास्टिक्स एंड पेपर। तो ज़्यादातर जो माइक्रोवेव है सबसे पास हो जाता है माइक्रोवेव, जिनसे ग्लास से मोस्ट ऑफ प्लास्टिक्स एंड पेपर। फिर जो मेटल है, फॉइल है, टेंड टू रिफ्लेक्ट माइक्रोवेव एनर्जी। मेटल फॉइल है, इनकी टेंडेंसी होती है कि वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं माइक्रोवेव एनर्जी को, तो मेटल एंड फॉइल इन दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं। The next question, with reference to the Constitution of India, consider the following: which of the above provisions of the Constitution of India are fulfilled by the National Social Assistance Program launched by the Government of India? ठीक है, क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना,
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से ही सॉल्व हो जाता है। अब वापस से रिपीट पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्रोविज़न ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो फुलफिल करता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल राइट्स में 14 में तो नहीं है, इक्वालिटी की बात करता है तो इधर तो नहीं है नेशनल सोशल असिस्टेंस। 15 में भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की बात करता है तो इधर तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऐसा टाइप का हो जाएगा। 16 तो एम्प्लॉयमेंट तो नहीं, अनटचेबिलिटी नहीं, 18 भी नहीं, फिर 19 नहीं। पहली बात ये तो पता चल रहा है कि वेलफेयर मैकेनिज्म है तो डीपीएसपी में तो होगा ही क्योंकि डीपीएसपी में इतने सारे आर्टिकल हैं और वेलफेयर वगैरह की भी बात करते हैं जो भी है, तो थर्ड तो होना ही होना चाहिए, तो ये हट गया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ही अब हम लोग देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमको पता है कि कौन कौन सी है, वहाँ पर तो फोर्ट्स वगैरह को ये की बात कर रहे हैं, फिर नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम का ये कर रहे हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11 के 11 एक बार रिकॉल कर सकते हैं ईजिली, इसके कंपैरिजन में तो ये जल्दी ईजिली हो जाएगा। तो हम लोग पता कर सकते हैं हाँ कहीं पर भी नेशनल सोशल असिस्टेंस की बात नहीं की गई है तो सेकंड तो नहीं होना चाहिए, तो सेकंड हटा देते हैं। अगेन दोनों में ही फंस रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स में कहीं पर भी प्रोविज़न नहीं है, अगर हम लोग जल्दी क्विकली रिकॉल करें तो 2021 में भी नहीं हो तो कन्विक्शन वाला चला जाता है, 22, 23 फिर 24 नहीं है, कहीं नहीं है, तो सिर्फ थर्ड वाला ही है। ओके, फिर वेलफेयर प्रोग्राम है बिंग एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम था वो एक वेलफेयर प्रोग्राम था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। आर्टिकल 41 डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो प्रोवाइड करे पब्लिक असिस्टेंस टू सिटीजन्स इन केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है मतलब कोई पर्सन एम्प्लॉयड नहीं है तो उनको पब्लिक असिस्टेंस दिया जाएगा, सोशल असिस्टेंस। ठीक है, तो इसी के लिए सब स्कीम्स क्या क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, बेसिकली जो अनएम्प्लॉयड है तो उनको असिस्टेंस के रूप में कुछ मनी इंसेंटिव मतलब दिया जाएगा, है ना, डिसेबिलिटी, फिर नेशनल फैमिली बेनिफिट, अन्नपूर्णा स्कीम, ये सब, नेशनल विडो पेंशन, ये सब। एंड देन अ न्यू टाइप ऑफ El Nino called El Nino Modoki appears in the news. In this context, consider the following statement. El Nino का एक नया फॉर्म, न्यू टाइप El Nino Modoki न्यूज़ में था, बताना है उसके बारे में। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज़ करना है। नॉर्मल El Nino forms in the Central Pacific Ocean, whereas El Nino Modoki forms in the Eastern Pacific Ocean। नहीं, मोडोकी का मतलब ही मिडिल में होता है, तो पैसिफिक के मिडिल में, तो सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में मोडोकी होगा और नॉर्मल एल नीनो था वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में होगा, तो ये तो गलत है। सेकंड, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया और उसको स्वैप कर दिया है, तो ये चीज़ याद रखना कि अगर दो कॉन्सेप्ट यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया उनको एक्सप्लेन कर रहा है और वेयरएस करके ऐसा बता रहा है तो एकदम ध्यान रहना। ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत होगा, बस पढ़ के देखना कि क्या ये सही है या नहीं है, वो पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि ये गलत है या सही है। देन नेक्स्ट क्या हो रहा है, नॉर्मल एल नीनो रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड हरिकेन्स इन द अटलांटिक ओशन बट एल नीनो मोडोकी रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स विद द ग्रेटर फ्रिक्वेंसी। अब ये बात तो सही है क्योंकि अगर न्यूज़ में भी था तो इसलिए ही था होगा ना, क्योंकि इसके कारण कुछ ज़्यादा ही क्या हुआ होगा, डिज़ास्टर हुआ होगा। नॉर्मल एल नीनो रिजल्ट करता है डिमिनिश्ड हरिकेन, तो अगर नॉर्मल एल नीनो रहता है तो हरिकेन है वो डिमिनिश हो जाता है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। तो ये जैसे ये वाला अटलांटिक ओशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल एल नीनो के कारण क्योंकि वो ईस्टर्न एरिया में रहता है, अब साइक्लोन आएगा तो इधर ही, तो इधर से ही ना आएगा तो हिट इधर करना था, बट डिमिनिश हो जाता है क्योंकि इधर क्या है, नॉर्मल एल नीनो इफेक्ट चल रहा है, तो हरिकेन है अटलांटिक ओशन में डिमिनिश हो जाता है। बट एल नीनो मोडोकी है और वो क्योंकि सेंटर में है तो दोनों तरफ से साइक्लोन बनने के लिए मौका मिल जाता है, जगह भी मिल जाता है। रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स विद द ग्रेटर फ्रिक्वेंसी के साथ बनता है, तो सेकंड ओनली करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन 863 इज अ वैरायटी ऑफ मेज। ओके, मेज की वैरायटी है मॉन 863। इट वॉज इन द न्यूज़ इन द फॉलोइंग रीजन, it is genetically modified dwarf variety which is resistant to drought। हो रहा है कि GM क्रॉप है ड्वार्फ वैरायटी का, ओके, वो भी रेजिस्टेंट है ड्रॉट से लेके। इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी विच इज़ पेस्ट रेजिस्टेंट। इट इज़ जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी विथ 10 times a higher protein content than regular maize crop। It is genetically modified variety
यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन। हो रहा है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर यूज़ नहीं कर सकते, एकदम बायोफ्यूल प्रोडक्शन में ही आपको मेज़ यूज़ करना है, तो ये तो पहले काटो। और यहाँ पे 10 टाइम से बोला है, अगेन डेटा दिया हुआ है, हाई चांसेस है कि यूपीएससी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा, तो ये भी गलत। अब ड्रॉट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट में आके फंस जाते हैं। अब इनमें से जो मानना है मारो, बट ज़्यादातर जो यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछता है वो या तो पेस्ट रेजिस्टेंट ऐसे ही कुछ रेजिस्टेंट ही रहता है, और उसी में भी कभी कभी यूपीएससी ने पेस्ट रेजिस्टेंट, वीड रेजिस्टेंट ये सबको ही स्वाप किया हुआ है। तो पेस्ट रेजिस्टेंस इसी करेक्ट आंसर। तो ड्रॉट वाला तो अभी तक तो ऐसे जीएम क्रॉप वाले में तो सही नहीं हुआ है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन देखते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट मेज दैट एक्सप्रेसेस बीटी टॉक्सिन। तो ये जो मॉन 863 है वो मेज इंसेक्ट रेजिस्टेंट मेज है जो कि एक्सप्रेस करता है बीटी टॉक्सिन रहता है इसमें, जिसको क्राई 3B1 बोल रहे हैं, और डेल्टा इंडोटॉक्सिन दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis से ओरिजिनेट होता है। ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया इज बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल। तो एक तो बैंगन और एक कॉटन, बैंगन एंड कॉटन, यही दोनों ही जीएम क्रॉप है जो अभी कल्टीवेशन में है इंडिया में, अदरवाइज बाकी तो नहीं है अभी। तो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ठीक है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। तो कॉटन एक, क्योंकि बीटी कॉटन है उसको तो पहनना है, मतलब खाना है नहीं, वो तो कपड़े बनाने में यूज़ होगा, एंड बीटी ब्रिंजल है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। देन आगे देखते हैं, a cuboid has 6 sides of different colors. Okay, a cuboid has a 6 sides of different colors. The red side is opposite to black. The blue side is adjacent to white. तो जैसे जैसे डायरेक्टिव बोलता जा रहा है ना, तो ट्राई करना कि क्वेश्चन को रीड करते करते ही उसको डिकोड करने का ट्राई करना। तो क्यूबॉइड बोला, स्क्वायर होता तो कैसा होता, स्क्वायर शेप में रहता और वो 3D में होता है ना। क्यूबॉइड बोल दिया तो अब ऐसा ही 3D में बनेगा लेकिन वो रेक्टेंगल रहेगा, तो उसको हम लोग क्यूबॉइड बोल देते हैं, ऐसा कुछ। फिर अब क्या बोल रहा है, द रेड साइड इज अपोजिट टू ब्लैक। बोल रहा है कि जो रेड साइड है क्यूबॉइड, ओके, रेड साइड इज अपोजिट टू ब्लैक। फिर ब्लू साइड इज एडजेसेंट टू, मतलब कि इसकी आज साइड है, टू वाइट, एंड ब्राउन साइड इज एडजेसेंट टू ब्लू, ब्राउन साइड एडजेसेंट है ब्लू के। द रेड साइड इज फेस डाउन, रेड है वो नीचे में है, फेस डाउन, जैसे कि ये रेक्टेंगल है उसका, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अपोजिट टू ब्राउन, ब्राउन के अपोजिट कौन होगा। तो ब्राउन कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये ब्राउन, ब्राउन के अगर एडजेसेंट में ब्लू है तो अपोजिट में तो ब्लू नहीं हो सकता। ब्लू काटो पहले, ब्राउन है कि यही लिखा था, द ब्राउन साइड इज एडजेसेंट टू ब्लू, तो ये तो इसके नहीं हो सकता है ना। और अगर रेड है वो फेस डाउन में है, ठीक है, रेड नीचे है फेस डाउन में, तो फेस अप में क्या होगा, उसका अपोजिट तो पहले ही दे दिया कि ब्लैक ही होगा, तो ये दोनों तो होगा ही होगा एक दूसरे के अपोजिट। तो रेड एंड ब्लैक का तो अपना खुद का पेयर है, तो इसके अपोजिट में तो हो नहीं सकता, आई मीन ब्राउन के अपोजिट में हो नहीं सकता, तो वाइट ही बचा, बस खत्म। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सैटेलाइट ओशियन सैट लॉन्च्ड बाय इंडिया हेल्प इन। तो जो ओशियन सैट इंडिया ने लॉन्च किया है वो क्या में हेल्प करेगा। पहला पूरा है एस्टिमेटिंग दी वाटर वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितना है, हाँ ये तो मेजर कर सकते हैं सैटेलाइट से। प्रिडिक्टिंग दी ऑनसेट ऑफ मानसून, हाँ क्योंकि अगर साइक्लोन वगैरह ये जो क्या बोलते हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर कहाँ बढ़ रहा है, इसके बेसिस पे मानसून को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कर सकते हैं। मॉनिटरिंग द पॉल्यूशन ऑफ कोस्टल वाटर, कोस्टल वाटर का पॉल्यूशन को मॉनिटर करना। अब क्योंकि ये 2010 का क्वेश्चन पेपर है, पहले क्या होता था 2010 तक का यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की नहीं रिलीज़ करता था, तो कोचिंग वाला ने तो इसको थर्ड को गलत बताया। बट अगर हम देखें एट प्रेजेंट जो यूपीएससी का ट्रेंड चलता, कोई भी टेक्नोलॉजी है उससे बहुत ऐसा बोल नहीं सकते कि हाँ ये मॉनिटर नहीं कर सकता। देखो अगर ओशियन है, ठीक है, उसके किनारे में बीच में बहुत सारे लोगों ने कचरा किया, तो आप मॉनिटर तो कर लिए ना, ओशियन का पॉल्यूशन में ही कंसिडर होगा ना कोस्टल वाटर, पॉल्यूशन ऑफ कोस्टल वाटर, तो पॉल्यूटेड होगा, वो दिखेगा भी, कलर चेंज होगा तो भी सैटेलाइट में दिखेगा, तो ये नहीं हो सकता ये बोलना तो गलत है। तो
मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही होना चाहिए, 1 2 3 तीनों। और जब तक अब एग्ज़ाम हॉल में अगर ये सॉल्व कर रहे हो तो 1 2 3 मार्क करके ही आना है, क्योंकि अब आपको वैसे भी नहीं पता है कि ये होता है नहीं होता। टेक्नोलॉजी में ही आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो नहीं ही हो सकता और फ्यूचर में भी नहीं हो पाएगा। तो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोला कि एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ओशन सेट से हम ये मेज़र नहीं कर सकते। फ्यूचर में हम उसी सैटेलाइट से बाद में कुछ कर सकते हैं, तो चेंजेस तो होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं टेक्नोलॉजी में, तो वी कांट डिनाई कि इससे हम मॉनिटर नहीं कर सकते। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस हैज़ बीन engineered to meet human nutritional requirements. Which one of the following statement best qualifies the golden rice? तो GM जो गोल्डन राइस है हैज़ बिन इंजीनियर टू मीट ह्यूमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जो गोल्डन राइस है उसको इंजीनियर किया गया है टू मीट दी ह्यूमन का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। अब कौन सा बेस्ट क्वालिफाई करता है? अब ह्यूमन के लिए ध्यान रखना। द ग्रेन्स हैव बीन फोर्टिफाइड विथ जीन्स टू प्रोवाइड 3 times हायर ग्रेन yield per acre than other high yielding varieties, 3 times हायर। ओके, जो ग्रेन्स हैं उनको फोर्टिफाइड किया गया विद द जीन्स टू प्रोवाइड 3 times हायर ग्रेन यील्ड बोल रहा है। ओके, बट ग्रेन यील्ड ज़्यादा होगा तो इससे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कहाँ फुलफिल होगा, है ना। एक एक वर्ड, एक सेकेंड, ओके कुछ मॉडिफाई नहीं हो रहा। ओके, अब ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोला हुआ है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है एंड हैज़ बिन इंजीनियर्ड टू मीट ह्यूमन का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए है। तो ध्यान देना है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को मीट करना है अपने को। तो ग्रेन का यील्ड अगर बढ़ जाता है तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ेगा? है तो वही चीज़ ना, न्यूट्रिशन कोई नया ऐड थोड़ी हो गया। तो यहाँ पर तो नहीं हो रहा है कुछ। प्रोवाइड 3 times ग्रेन यील्ड बढ़ने से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन के बारे में तो बात ही नहीं हुई। इट्स ग्रेन कंटेन प्रोवाइटामिन ए विच अपॉन इंजेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए इन द ह्यूमन बॉडी। हाँ, तो इधर विटामिन की बात हुई, विटामिन ए, उससे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ह्यूमन की, वो बढ़ जाएगी। हाँ, तो इसे सही है न्यूट्रिशन वाला। इट मॉडिफाइड जीन्स causes the synthesis of all 9 essential amino acid। कौन से 9 essential अमीनो एसिड है? अब यहाँ पे अगेन यूपीएससी ने डेटा दे दिया, क्या पता 9 नहीं 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, नहीं पता हमको, तो बोल नहीं सकते। फिर इट्स मॉडिफाइड जीन्स कॉज द फोर्टिफिकेशन ऑफ इट्स ग्रेन विथ विटामिन डी। इधर विटामिन डी बोल दिया, बट विटामिन डी तो सन से मिलता है ना। तो इट्स मॉडिफाइड जीन्स कॉज द फोर्टिफिकेशन ऑफ इट्स ग्रेन विथ, फोर्टिफिकेशन हो जाएगा ग्रेन का विथ विटामिन डी। तो अगेन बी वाला ही सबसे सही आंसर लग रहा है अपने को, यही मार्क करके आना भी है, ठीक है। ऊपर से ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है तो इन दी ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर बोला भी है ना कि मीट दी ह्यूमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, तो ये तो बाकी सब में तो बताया भी नहीं कि ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, ये तो सिंथेसिस हो रहा है, ये हो रहा है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, in a tournament 14 teams play a league match. If each team plays against every other team once only, then how many matches are played? तो ये वाला तो सेम पैटर्न ही है, हर बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछते रहता है कि 14 है, हर इनमें से हर एक है वो अगले के अगेंस्ट खेलेगा और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, n-1 डिवाइडेड बाई 2, n 14 13 2, तो जो भी नंबर दिया उसको लिखना, उससे एक कम डिवाइडेड बाई 2, 14 13 7 91, बस काम खत्म। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को लॉ और फैक्ट पे, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव और एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, खुद से ही दे देता है सुप्रीम कोर्ट एडवाइस प्रेसिडेंट को, नहीं
नहीं है ये ऑन सीओ मोटो बेसिस, प्रेसिडेंट है वो रिक्वेस्ट करते हैं अंडर आर्टिकल 143 तभी ही रिक्वेस्ट देते हैं, मतलब एडवाइस देते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट तो नहीं है, ये गया। इफ़ ही सीक्स सच एन एडवाइस, यस, तो सेकंड तो होना चाहिए। बस आंसर आ गया। थर्ड पढ़ लेते हैं। ओनली इफ द मैटर्स रिलेट टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, नहीं। नेक्स्ट, chlorination is a process used for water purification. The disinfecting action of chlorine is mainly due to, chlorination है ये एक प्रोसेस है वाटर प्योरीफाई करने का। अब इसमें जो डिसइनफेक्टिंग एक्शन है क्लोरीन का वो क्यों है? पहला बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है, मतलब क्लोरीन आप ऐड करते हो वाटर में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, बोल रहा है। व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर, द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड when the chlorine is added to the water। फिर the formation of the nascent oxygen when chlorine is added to water, इसको बोलते हैं nascent oxygen, बट ये नहीं बनता इधर। the formation of hydrogen when chlorine is added to water, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बन जाता है वाटर की जब क्लोरीन, नहीं ये भी नहीं है। इन दोनों तो नहीं है, इन दोनों सिमिलरली वर्डेड वाले ऑप्शन है, इन्हीं दोनों में से एक होना चाहिए। अब इसमें पता होगा तभी सही हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं। तो हाइपोक्लोरस एसिड इज करेक्ट आंसर, कि हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है जब क्लोरीन हम वाटर में डालते हैं। क्लोरीन इनएक्टिवेट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डैमेजिंग इट्स सेल मेम्ब्रेन। क्लोरीन है वो इनएक्टिवेट कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाय डैमेजिंग इट्स सेल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और इस तरह से वाटर क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू लोक अदालत विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लोक अदालत हैज द जुरिसडिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट प्री लिटिगेटिव स्टेज एंड नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। नहीं, जो पेंडिंग है कोर्ट के सामने वो भी लोक अदालत में जाता है। तो ये रियल में स्टेटमेंट क्या था पता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बोलती हूँ, जो लिखा हुआ है लोक अदालत नालसा एक्ट में, कि लोक अदालत हैव द जुरिसडिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट प्री लिटिगेटिव स्टेज एंड मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। तो यूपीएससी ने उसको मॉडिफाई कर दिया एंड नॉट दोज, नहीं, बट ये नहीं है, एंड लिखा हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। लोक अदालत कैन डील विथ मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल नेचर। नहीं भाई, क्रिमिनल नेचर को भी देखता है, बट कौन से वाले? कंपाउंडेबल वाले, मतलब जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। नॉन कंपाउंडेबल वाला आउट ऑफ परव्यू, आउट ऑफ जुरिसडिक्शन है लोक अदालत के। तो अगेन ये वाला स्टेटमेंट क्या था ओरिजिनल, कि लोक अदालत कैन डील विथ मैटर्स विच आर सिविल एंड क्रिमिनल इन नेचर। ठीक, तो अगेन ये वाला गलत दे दिया है, तो बी भी गया। एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ ईदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन, ये गलत है। सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर होंगे रिटायर्ड वाले यही, और सर्विंग होंगे, ये नहीं है। जजेस भी होते हैं, सिटिंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट हो गए स्टेट लेवल पे। तो डिपेंड करता है कि लोक अदालत किस लेवल पे बनाया गया है, उसके हिसाब से जो कौन कौन से रहते हैं, मतलब कि ऑप्शन क्या क्या रहता है, कि जुडिशियल ऑफिसर भी रहते हैं और एक वो मेंबर भी रहता है लीगल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिटिंग या रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स के, मेंबर लीगल प्रोफेशन, फिर सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी रहते हैं। तो सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, ये बात सही नहीं है। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट लोक अदालत, तो गलत हो जाएगा। फिर इफ़ पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाई अवार्ड ऑफ लोक अदालत, तो अगर कोई पार्टी है वो लोक अदालत के अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं है, तो कोई अपील का तो प्रोविज़न नहीं है अगेंस्ट दी लोक अदालत का अवार्ड, बट जो इंडिविजुअल है जो सेटिस्फाइड नहीं है वो फ्री है इनिशिएट करने में लिटिगेशन बाय अप्रोचिंग कोर्ट। तो कोर्ट में जाके एक फ्रेश लिटिगेशन लेके जाएगा, ना कि लोक अदालत का जो अवार्ड है उसका अपील लेके। अपील नहीं होता, लोक अदालत है वो नॉन अपीलेबल है, और जो डिसीजन है बाइंडिंग होता है। इसलिए अगर उसको केस से सेटिस्फाइड नहीं है तो नया लिटिगेशन फाइल करेगा कोर्ट में जाके ऑफ अप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन एंड बाय फाइलिंग अ केस। कोर्ट फी तो कुछ नहीं है, और अगर कोर्ट में पे कर दिया था तो क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाता है, क्योंकि पहले प्री लिटिगेटिव स्टेज में था ना, तो हो सकता है कि किसी कोई अमाउंट आपने पे कर दिया होगा तो वो रिटर्न हो जाता है। फिर स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, ओके, उसके अंदर लोक अदालत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ब्लूटूथ यूएसएस, इससे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑपरेट बिटवीन 2.4 and 2.5 GHz रेंज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड? विच ऑफ द अबव
ऑपरेट करता है बिटवीन 2.4 एंड 2.5 गीगाहर्ट्ज रेंज के बीच में, रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड। ओके, वाईफाई डिवाइस, माइक्रोवेव ओवन, कॉर्डलेस फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस। तो देखो ये रेंज तो कितना कम है, मतलब कि अगर आप दूर जा रहे हो तो वो नहीं काम करेगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड है, रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड के बारे में तो पता ही होगा कि वो ज़्यादा डिस्टेंस तक का नहीं रहता है इसका, तो उसी पर्टिकुलर रेंज में ही होना चाहिए। तो वाईफाई डिवाइस ये भी वही होता है, घर पे जहाँ पे वाईफाई है उसके 100 मीटर इतना रेंज तक का ही वो लेगा, उसके अलावा नहीं लेता। माइक्रोवेव ओवन, ओवन के अंदर डालोगे तभी वो हीट होगा, ऐसा तो नहीं होगा पूरा रूम ही गर्म कर दिया, नहीं होता ना। कॉर्डलेस फ़ोन, कॉर्डलेस क्या होता है? कॉर्ड नहीं होगा वो वाला फ़ोन है, देख लेते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है। इधर नहीं, इधर है सर। तार रहित फ़ोन, तार नहीं है उसमें। अच्छा, ये वो वाले की बात कर रहे हैं, जैसे पहले वाले एक फ़ोन नहीं आता था, इधर ऐसे नंबर लिखा होता था और इसमें यहाँ पे एक ठोक रहता था कुछ और सेल उठाने का, और ऐसे वायर से कनेक्टेड रहता है। तो ये वाला फ़ोन की बात नहीं कर रहा है, कॉर्डलेस फ़ोन की बात कर रहा है। तो हाँ, उसका भी वही है। फिर ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ में भी अगेन सेम ही चीज़ होती है। तो चारों ही ऑप्शन सही है कि वो इन्हीं बैंड के बीच में, इसी रेंज के बीच में होता है। नेक्स्ट, दो कॉफ़ी एंड टी बोथ आर कल्टिवेटेड ऑन हिल स्लोप। हाँ, ये बात तो सही है कि कॉफ़ी एंड टी दोनों ही हिल स्लोप में कल्टिवेट किए जाते हैं। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम रिगार्डिंग देयर कल्टिवेशन में तो डिफरेंस है। इस कॉन्टेक्स्ट में बताना है हमको कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, बोल रहे हैं कि कॉफ़ी प्लांट रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज, वेयरएज टी कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। तो कॉफ़ी है उसके लिए यही ट्रॉपिकल एरिया ही चाहिए रहता है, और टी है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में हम लोग उगा सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है ये तो यहाँ पर भी असम वाले में हम लोग कॉफ़ी उगाते हैं, वेस्ट बंगाल में भी दार्जिलिंग टी ये सब उगाते हैं, तो इधर भी उगाते हैं और ट्रॉपिकल भी में भी उगाते हैं, है ना। ट्रॉपिकल क्योंकि देखो इंडिया है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर से कट करके जाता है, तो इधर वाला ट्रॉपिकल एरिया है, इधर वाला सब ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिक वाले एरिया में भी तो उगाते हैं एंड सब ट्रॉपिकल का तो उगा ही रहे हैं, तो टी तो सही है। और जो कॉफ़ी है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ दी ट्रॉपिकल, और अगर कॉफ़ी का कल्टीवेशन देखें तो वो बेसिकली इंडिया के कर्नाटका वाले रीजन में ही है, तो वो तो कहाँ पे आ रहा है? ट्रॉपिकल वाले रेंज में आ रहा है। सब ट्रॉपिकल में ऊपर में कभी कॉफ़ी तो देखने को मिलता नहीं है, तो हाँ, ये बात सही बोल रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, मेरे को पता था क्या कॉफ़ी टी का एग्जैक्ट कि कौन से एरिया में उगाते हैं, नहीं, बट मुझे स्टेट्स के बारे में पता था कि हाँ कौन से स्टेट्स में कॉफ़ी ग्रो होती है, कौन से में नहीं, तो उन्हीं के बेसिस पे उनको लोकेट किया, और जोग्राफी में ट्रॉपिकल एरिया ये सब कॉन्सेप्ट पता था, उसी से ही मैप करके बनाया मैंने। ठीक है, अब देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, कॉफ़ी इज़ प्रोपोगेटेड बाय सीड्स बट टी इज़ प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग ओनली। ऐसा तो नहीं है कि स्टेम को कट करोगे तभी, वरना ऐसा तो बहुत ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा। सीड से भी ग्रो होता है, ठीक है, तो सीड से भी टी है वो ग्रो होता है, फ्रॉम सीड ऑल्सो। रूट कटिंग भी होता है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ स्टेम कटिंग ही नहीं है। एंड ये बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग होम बीन यूज्ड हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ कॉफ़ी। ये तो गलत है, फर्स्ट ओनली करेक्ट है। नेक्स्ट, in the context of the affairs of which of the following is the phrase special safeguard mechanism mentioned in the news? special safeguard mechanism mentioned in the news frequently किसके context में यूज़ किया गया था? बोला special safeguard mechanism। UNEP environment में क्या ही safeguard करोगे आप? नहीं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हो सकता है कि आप कुछ वो GMO वगैरह ना, तो वो आप ट्रेड तो नहीं कर रहे, तो ये सब GMO वगैरह और भी कुछ रहता है, तो सेफ गार्ड एंड POS मैकेनिज्म ये सब होता है, फाइटोसैनिटरी मैकेनिज्म वाला। फिर आसियान इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फिर G20 में तो नहीं, तो पहले तो दोनों ट्रेड वाला दो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्हीं में से होना चाहिए, ट्रेड से रिलेटेड है ये तो पता चल गया ना। अब इन दोनों में से होना चाहिए, तो आसियान इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तो नहीं है, तो नहीं। WTO है, वो ज़्यादातर ये सब गाइडलाइन वगैरह सेफ गार्ड मैकेनिज्म इशू करते रहता ना, तो WTO इज द आंसर। अब यहाँ पर से हमने देख लिया कि WTO आंसर है, ठीक है। अब बहुत जगह बाकी ईयर्स में भी हम क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलरली वो ज़्यादा सही हो रहा है। ओके, then which of the following terms indicates a mechanism used by the commercial banks for providing credit to the government? कौन सा इनमें से
टर्म है जो इंडिकेट कर रहा है मैकेनिज्म यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक, इंडिकेट्स मैकेनिज्म यूज्ड बाय जो कमर्शियल बैंक यूज़ करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट को क्रेडिट मिल सके। कैश रिजर्व रेशियो, ये तो आरबीआई के पास जमा हो जाता है, तो गवर्नमेंट को कहाँ मिला। डेप्ट सर्विस ऑब्लिगेशन, नहीं ये तो नहीं है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये तो आरबीआई कर रहा है ना, इससे गवर्नमेंट को कहाँ पैसा मिल रहा है। एसएलआर, हाँ, क्योंकि देखो उनको क्या करना रहता है, बैंक से उनको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में मेंटेन करना रहता है। तो जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेस कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट को तो पैसा मिल गया ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्होंने परचेस किया था, इसलिए कमर्शियल बैंक से प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट दे देते हैं गवर्नमेंट को बाय इन्वेस्टिंग देयर फंड्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस बाय परचेसिंग ट्रेजरी बिल को परचेस करके। दिस कम्स अंडर दी एसएलआर के अंदर आता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल ये सब एसएलआर के अंदर आता है, गवर्नमेंट को फंडिंग मिल जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ट्रिप्स अग्रीमेंट इंडिया इनैक्टेड जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, नहीं जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स जीआई रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो ट्रिप्स अग्रीमेंट के को कंप्लाई करने के लिए इंडिया ने क्या लॉन्च किया, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडमार्क एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है ये बताना। अगेन मैंने बताया था कि यूपीएससी जब भी दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, बी वेरी विजिलेंट, क्योंकि वो डेफिनेशन स्वैप करेगा। अब देखते हैं, अ ट्रेडमार्क इज एन इंडिविजुअल और कंपनीज राइट वेयरएज जोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ कम्युनिटी राइट। हाँ ये बात तो सही है, जीआई टैग का जो हम लोग पढ़ते भी है ना कि जीआई टैग है, वो कहीं पर भी देखें तो उस पर्टिकुलर स्टेट में या उस डिस्ट्रिक्ट में मिला रहता है, तो ये कम्युनिटी राइट तो है। और अगर ये कम्युनिटी राइट है तो ये वाला देख रहे हैं इंडिविजुअल और कंपनी का राइट है। हाँ तो ट्रेडमार्क हम लोग सुनते भी है कि ये तो इस कंपनी का है, अब कंपनी सिंगल ओनर वाला कंपनी हुई तो इंडिविजुअल का हो गया, तो ये तो सही है, फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन गया। अ ट्रेडमार्क कैन बी लाइसेंस्ड वेयरएज जोग्राफिकल इंडिकेशन कैन नॉट बी लाइसेंस्ड। ट्रेडमार्क है उसको हम लाइसेंस कर सकते हैं, लेकिन जोग्राफिकल, हाँ आप देखो कम्युनिटी का राइट है तो आप उसको कैसे लाइसेंस करोगे ना, वरना तो लाइसेंस हो जाएगा तो जब जब भी कोई दूसरा प्रोड्यूस करेगा उस कम्युनिटी के अलावा, तो फिर वो तो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो फिर ये भी करेक्ट है कि हाँ जीआई है वो लाइसेंस नहीं कर सकते, हम ट्रेडमार्क को कर सकते हैं। थर्ड पर है, ट्रेडमार्क इज असाइंड टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वेयरएज जीआई इज असाइंड टू द एग्रीकल्चर गुड्स प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट ओनली। तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन है ना, तो यहाँ पर आप गुड्स प्रोड्यूस करो, हैंडीक्राफ्ट ही, एग्रीकल्चर गुड्स, बस इतना ही, ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, उस रीजन के लिए वो जाना जाता है ना। तो थर्ड इज रॉन्ग, तो 1 and 2 करेक्ट। तो ये वाले इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी इन्वॉल्व होता है। फिर दार्जिलिंग जो टी था, कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है दार्जिलिंग हिल्स, तो वॉज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डेड विथ जीआई टैग। इंडिया में सबसे पहले दार्जिलिंग टी है उसको जीआई टैग मिला हुआ था। जीआई गवर्नड बाय WTO's अग्रीमेंट ट्रिप्स। हाँ तो जीआई जो है हमारे यहाँ वो गवर्न होता है किससे, ट्रिप्स अग्रीमेंट से। और यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली बात है कि जीआई जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज पे नहीं होता, मतलब ठीक है। जीआई टैग कैन बी गिवन टू गुड्स ओनली, नॉट टू सर्विसेज। एंड जीआई टैग किसको किसको मिल सकता है, मैन्युफैक्चर्ड, नेचुरल, हैंडमेड गुड्स को मिल सकता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही है ट्रेडमार्क, कंसिस्टिंग ऑफ द रिकॉग्नाइजेबल साइन होगा कंपनी का, डिज़ाइन होगा, या फिर एक्सप्रेशन विच आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफ पर्टिकुलर सोर्स। फिर अब यहाँ पर ट्रेडमार्क एंड जोग्राफिकल इंडिकेटर का मैंने डेफिनेशन ऐड कर दिया है। ट्रेडमार्क क्या होता है, इन्विजन करता है दैट द प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंटरप्राइजेस या कंपनी से है, ये डिनोट करता है
और जोग्राफिकल इंडिकेटर इट इंसास द प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस से है। राइट टू एंजॉय बाई वन पर्सन और कंपनी, यहाँ पे तो कम्युनिटी राइट है। ट्रेडमार्क कैन बी वर्ड, लेटर, न्यूमरल, ये सब हो सकता है। एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स, लेटर्स, जैसे मैगडी का ऐसे वाला है ना, तो ऐसे वाला हो सकता है ट्रेडमार्क। होलोग्राम, लेटर्स, साउंड, स्मेल एंड एब्रिविएशन, अ नेम और अ डिवाइस। जे कैन ओनली बी नेम्स और सिंबल, तो यहाँ पे तो नेम सिंबल ही होना होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर रीजन और प्लेस। और यहाँ पे ट्रेडमार्क लाइसेंस होता है, जीआई तो नहीं होता लाइसेंस, बट टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ जीआई। फिर इंक्लूड करते हैं ये वर्ड, लेटर, न्यूमरल, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स, लेटर, होलोग्राम, साउंड, स्मेल एक्सेट्रा। ये क्या इंक्लूड करता है? पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर गुड, तो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर, नेचुरल, मैन्युफैक्चर गुड सब इंक्लूड करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट है दी SEZ एक्ट 2005 केम इनटू इफेक्ट इन February 2006 हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग। तो कौन सा बताना, विच वन ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था ये बताना। पहला, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इंफ्रा फैसिलिटीज़ डेवलप करना। हाँ, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाओगे तो स्पेशल तभी बनाओगे ना जब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, तो सही है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए है क्योंकि फॉरेन सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट आएगा इधर। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली, क्यों भाई, गुड्स को क्यों नहीं कर सकते, गलत। 1 and 2 करेक्ट, आगे बढ़ो। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन का। अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन क्या है? तो सिग्निफिकेंट लंबे समय तक का अगर क्या होगा, डाउन टर्न होता है, इकोनॉमिक डाउन टर्न होता है, तो वो होता है डिफ्लेशन। देखते हैं, इट इज़ अ सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी। सडन हो जाता है क्या? नहीं। इट इज़ अ परसिस्टेंट रेसेशन, परसिस्टेंस मतलब हमेशा रहने वाला है इन बोथ फाइनेंशियल एंड रियल सेक्टर, ये भी नहीं है। इट इज़ अ परसिस्टेंट फॉल इन, क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे परसिस्टेंट वर्ड ही यूज़ कर रहा है, चलो ठीक है, 2 ठोक में परसिस्टेंट यूज़ किया। अब हिंदी वर्ड इसका देख लेते हैं, परसिस्टेंट को क्या लिख रहा है ये। सतत, सतत मतलब कि परसिस्टेंट। फिर इट इज़ अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, तो यही तो है, ये जनरल प्राइस है, जनरल प्राइस है वो कम हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। रियल सेक्टर में ऑफ द इकोनॉमी फाइनेंशियल ये नहीं है भाई। प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज में जनरल प्राइस लेवल है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें परसिस्टेंट फॉल को बोल रहा है। इट इज़ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉल होना बोल रहा था, वो तो डिसइन्फ्लेशन कहलाता ना, तो ये होगा डिफ्लेशन। जब क्या होगा, परसिस्टेंट फॉल होगा जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब देख लेते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, जब परसिस्टेंट राइज होगा जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का डेफिनेशन याद रख लो, परसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, ठीक है, तो इन्फ्लेशन, और परसिस्टेंट फॉल हुआ तो डिफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। तो स्टैग्नेशन क्यों है, कंडीशन ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही तो स्टैग्नेशन आ गया। रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट, तो स्टैग्नेशन हो गया, कोई मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयड नहीं है और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही तो स्टैग्नेशन आ गया, बट फिर भी महंगाई बढ़ ही जा रही है। रिफ्लेशन क्या होता है, फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी डेजिग्नेटेड टू एक्सपांड कंट्रीज आउटपुट। तो जो रिफ्लेशन होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जहाँ पर भी रिफ्लेशन हुआ ना, वहाँ पे फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों ही डिज़ाइन की जाएगी। फिस्कल पॉलिसी कौन डिज़ाइन करता है, गवर्नमेंट। मॉनेटरी आरबीआई, डिज़ाइन डेजिग्नेटेड टू एक्सपांड अ कंट्रीज आउटपुट, कंट्री का आउटपुट को एक्सपांड करने के लिए, एंड कर्व द इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन को कर्व करने के लिए। इट इंक्लूड्स रिड्यूसिंग टैक्सेस, चेंजिंग द मनी सप्लाई एंड लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट या आरबीआई करेगी, मनी सप्लाई को चेंज किया जाएगा आरबीआई करेगी, रिड्यूसिंग टैक्सेस ही गवर्नमेंट करेगी। तो दोनों ही कर रहे हैं रिफ्लेशन में, क्या क्या, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी दोनों ही किया जा रहा है, डेजिग्नेट टू एक्सपांड द कंट्रीज आउटपुट एंड कर्व द इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन। फिर डिसइन्फ्लेशन और स्लोइंग इन द रेट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन, तो जैसे 10% इन्फ्लेशन हुआ, फिर 20% हो गया, फिर उसके बाद फिर 8% हो गया, फिर 5%। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन तो अभी भी है ना,
बट क्या होगा, उसका रेट कम हो गया, तो स्लोइंग द रेट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन, तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन. Disinflation is used to describe instances when the inflation rate has reduced marginally over the short term. Although it is used to describe periods of slowing inflation, disinflation should not be confused with deflation. Deflation तो आपको पता है कि अलग है वो. Currency depreciation, तो सडन फॉल जो होता है वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी, तो एक करेंसी की वैल्यू अदर करेंसी से कम हो रही होगी, तो ये जो दिखा रहा था ना, sudden fall in the value of currency against other currency, that was disinflation, currency depreciation. एक कंट्री की करेंसी वो डिप्रिसिएट हो रही है एज कम्पेयर टू अदर करेंसी. फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबव इज करेक्ट. कौन सा है ये बताना. बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन में ही है बस बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बोल रहा है, नहीं वर्ल्ड में तो बाकी जगह भी है ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मैप जब इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे तो वो एक बार याद रख लेना. बट आपको पता है कि सिर्फ ट्रॉपिकल में तो नहीं है, देखो इंडिया में भी देखो ट्रॉपिकल तो इधर है, तो इधर तो हिमालय है, वो भी तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो ये तो यही फेल हो गया, सब ट्रॉपिकल वाले भी आ रहे हैं, तो ये तो गलत. सेकेंड, इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दैट इज ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, वेस्टर्न हिमालय, ये वाले की बात कर रहा है, फिर वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हाँ सही बोल रहा, ठीक है. इसको इंडो बर्मा वाला बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय को, और ये तो वेस्टर्न हिमालय है, एंड इधर का तो पता ही है वेस्टर्न घाट वाला, और ये अंडमान एंड निकोबार वाला, तो सेकंड तो करेक्ट है. आगे, वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस ऑफ मलेरियल पैरासाइट टू ड्रग्स लाइक क्लोरोक्विन हैज़ प्रॉम्प्टेड अटेम्प्ट्स टू develop a malarial vaccine to combat malaria. Why is it difficult to develop an effective malaria vaccine? एक effective malaria vaccine बनाना difficult क्यों है? पहले इंस्ट्रक्शन को वापस से पढ़ते हैं और जो जो important वर्ड्स हैं उनको पहले हाईलाइट करते हैं. वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस हो रहा है मलेरियल पैरासाइट ऑफ ड्रग्स का, मतलब मलेरिया ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हो लेकिन फिर भी क्या मलेरिया ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गया. क्या यूज़ कर रहे थे मलेरिया ड्रग में? क्लोरोक्विन. प्रॉम्प्टेड अटेम्प्ट्स टू डेवलप अ मलेरियल वैक्सीन, जिसके कारण क्या हुआ, अब क्योंकि रेजिस्टेंट हो गया था क्लोरोक्विन से, तो मलेरियल वैक्सीन बनाया गया कम्बैट करने के लिए मलेरिया को. वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू डेवलप इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन, बनाना क्यों डिफिकल्ट है? मलेरिया इज कॉज्ड बाई सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, यस ये सही है, अलग अलग स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, जैसे कि पी वाइवैक्स है, फिर पी मलेरिया है, फिर पी फाल्सीपैरम है, जिनमें पी फाल्सीपैरम है वो मोस्ट सीरियस है. Then man does not develop immunity to malaria during natural infection. बोल रहा कि नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो नहीं, इसके लिए तो वैक्सीन इसलिए डिफिकल्ट है, ये तो नहीं बोल सकते. देन वैक्सीन कैन बी डेवलप्ड ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया के अगेंस्ट बस वैक्सीन बना सकते हैं, ये बोल रहा है, ये भी गलत है. हम तो देखे हैं ना कि वायरस है उसके अगेंस्ट भी वैक्सीन बनता है. फिर मैन इज ओनली एन इंटरमीडिएट होस्ट एंड नॉट द डेफिनेटिव होस्ट, क्या ही बता रहा है, ये भी गलत है, तो फर्स्ट करेक्ट है. वर्ल्ड मलेरिया डे याद रखना 25 अप्रैल को. मैंने कैसे याद रखा है कि अप्रैल के टाइम पे क्या होता है, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं गर्मी के टाइम पे, तो 25 अप्रैल याद रख लेना. देन वैसे तो ज़रूरत नहीं है यूपीएससी के लिए, बट कभी कभी स्टेट पीसेस वाले पूछते थे. फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन. हाँ नेशनल पार्क ये सब तो डिफाइंड है ना. नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? WPA 1972, ये तो सही है, फर्स्ट सही है, ये हट गया. अ बायोस्फीयर रिजर्व इज डेडिकेटेड इज डिक्लेयर्ड टू कंजर्व अ फ्यू स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना. तो किसी स्पेसिफिक फ्लोरा फौना के लिए तो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बनाया जाता है, इसके लिए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, है ना. और नेशनल पार्क में तो चलो पार्क में तो सब रहता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ फ्लोरा फौना, बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं बनाते. फिर इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड. हाँ आपको हर चीज़ तो परमिट नहीं करेंगे ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो कुछ चीज़ें ही परमिट होंगी, तो थर्ड इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट. अब थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ लिखा है क्या. नेशनल पार्क लेजिस्लेशन स्टेट्स एक्चुअल एरिया ऑफ नेशनल पार्क नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नोटिफाई करती है एक्चुअल एरिया नेशनल पार्क का. देन अ पेस्टिसाइड विच इज़ अ क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन इज स्प्रेड ऑन द फूड क्रॉप. तो मैंने बताया भी था कि यूपीएससी का फोकस पेस्टिसाइड पे है, ओके.
और इसलिए यूपीएससी जो जीएम क्रॉप वगैरह भी बताता है, जनरली अगर रेजिस्टेंट वगैरह की बात कर रहा है तो पेस्टिसाइड वगैरह सही रहता है. A pesticide which is chlorinated hydrocarbon is sprayed on a food crop. The food chain is food crop, rat, snack, hawk. In the food chain, the highest concentration pesticide का accumulate होगा which of the following. जो highest होगा food chain में सबसे last पे कौन है? hawk है. उसी पे सबसे ज़्यादा concentrate हो जाएगा, है ना, food chain में. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्नीफिकेशन. क्या बोलते हैं? मैग्नीफाई हो रहा है ना हर एक लेवल पे, तो बायो मैग्नीफिकेशन. एक ही ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा तो उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं. यहाँ पे क्या था? बायो मैग्नीफिकेशन. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आगे यूपीएससी ने वो भी पूछा. फिर विथ रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस. सॉइल कंजर्वेशन के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस कंसिडर करो और बताओ कि विच ऑफ द अबव कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है बोला. क्रॉप को रोटेट करना, क्रॉप रोटेशन, हाँ ये तो सही है, अप्रोप्रिएट मेथड है, सॉइल कंजर्व रहेगा, उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंजर्व रहेंगे तो सही है. फिर सैंड फेंसेस, हाँ फिर सॉइल का इरोजन नहीं होगा. टेरेसिंग, ये भी सही है, वाटर के कारण जो इरोजन हो रहा है सॉइल का वो कम हो जाएगा. विंड ब्रेक्स लगाना, हाँ ये भी ठीक है कि विंड का स्पीड ज़्यादा है तो सॉइल इरोड होकर चली जाती है, उड़ जाती है, तो वो भी तो सब किया जा सकता है. सॉइल इरोजन को क्या करने के लिए, सॉइल को कम, मतलब सॉइल का कंजर्वेशन करने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड है. फिर विथ रेफरेंस टू दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs in India consider the following statements. NBFCs in India consider the following statement. Which of the following statement above correct? Next question, with reference to the non-banking financial companies, NBFCs in India consider the following statement. They cannot engage in the acquisition of securities issued by government. क्यों नहीं engage कर सकते भाई? NBFCs है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों नहीं इशू कर सकते? कर सकते हैं. इंगेज इन द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट ने जो इशू किया सिक्योरिटी उनमें उनको एक्वायर करने में इंगेज कर सकते हैं. तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत. दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट. हाँ ये बात तो सही है कि उन लोग अब नॉन बैंक इसलिए ही बोल रहे हैं ना कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, जब डिमांड करेंगे तब देना होगा, ये नहीं है. टाइम डिपॉजिट हाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए NBFCs के पास रहेगा, तो प्रॉपर बैंक है नहीं ना ये, इसलिए. तो डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट के जैसे ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते. हाँ तो ये बात तो सही है कि सेविंग अकाउंट के जैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते. अब यहाँ पे देखना, यूपीएससी ने जैसे लाइक दिस, इसके जैसा होता है, ऐसा वाला ना करेक्ट होता है. अभी हम देखेंगे ये वाला चीज़ ना यूपीएससी ने 2025 में भी किया था और मैंने गलत मार दिया था, पता नहीं था मुझे, ठीक है. बट अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं देख रही थी तो बहुत जगह मुझे ये चीज़ मिली कि अगर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ ये एक्सेप्ट नहीं करता लाइक दिस, कि इसमें भी ऐसा नहीं होता, तो वो सही रहता है. अभी देखेंगे और कहीं पर गलत भी हुआ तो देखते जाते हैं कहाँ पर होगा, तो ये चीज़ हमको नोटिस करनी है. फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट स्टिपुलेटेड इन द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003. तो FRBM 2003 में क्या नहीं है, क्या नहीं बताया गया था, क्या स्टिपुलेट नहीं किया गया था. तो एलिमिनेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट बाय एंड ऑफ फिस्कल ईयर 2007-8, ये तो किया गया था. दो डेफिसिट की बात की गई थी FRBM में, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, जिनमें उसको जिसमें उन लोगों ने क्या बोला था कि रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट ही कर देंगे और जो मतलब करना होगा, मतलब ये गाइडलाइन था, किया जाएगा वो देखिए बात अलग बात है, और फिस्कल डेफिसिट उसको रिड्यूस करना है, ठीक है. तो ये बात की गई थी, सिर्फ दो ही डेफिसिट था. ओके. देन नॉन बोरिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम RBI एक्सेप्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. हाँ तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो RBI से बोरो नहीं करेगी एक्सेप्ट सर्टेन सर्कमस्टांसेस. तो कौन सा सर्कमस्टांसेस, जब वेज एंड मीन्स एडवांसेस है उसी में बस सेंट्रल गवर्नमेंट RBI से बोरो करती है, बाकी अब पहले जैसे जितना बोरो करते रहती थी ये नहीं करेगी, ठीक. एलिमिनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट बाय एंड ऑफ फिस्कल ईयर, प्राइमरी डेफिसिट के बारे में कुछ नहीं बोला गया था FRBM एक्ट में, तो ये तो गलत है, यही है अपना आंसर. फिर फिक्सिंग गवर्नमेंट गारंटीज इन एनी फाइनेंशियल ईयर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. हाँ फिक्स करना गवर्नमेंट की गारंटी कितनी होगी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, ये भी सही है. अब देख लेते हैं FRBM एक्ट के बारे में पूरा. FRBM एक्ट 2003 क्या है ये,
to introduce fiscal discipline, reduce fiscal deficit, ensure intergenerational equity in fiscal management and improve macroeconomic stability. इसलिए ये एक्ट लाया गया था। क्या क्या? फिजिकल डिसिप्लिन लाने के लिए गवर्नमेंट में, फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए, और इंटरजनरेशनल इक्विटी की अगली जो पावर में आएगी गवर्नमेंट उसको पहले वाली गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट का बर्डन इंटरेस्ट पेमेंट ना झेलना पड़े, इसलिए इंटरजनरेशनल इक्विटी के लिए फिजिकल मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फिर इनैक्टमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2003 में पास किया गया था, केम इनटू इफेक्ट 2004 में, रूल्स नोटिफाइड इन 2004, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर एलिमिनेशन ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट कब तक? 2008 तक। फिजिकल डेफिसिट 3% ऑफ GDP। अब देखते हैं की टारगेट क्या बताए गए थे FRBM में, कि उस टाइम पे जब ओरिजिनल रूल बनाए गए थे तो क्या क्या की टारगेट रखे गए थे कि एलिमिनेट कर देंगे रेवेन्यू डेफिसिट 2009 तक का। फिर बाद में एक्सटेंड किया गया था और फिर रेवेन्यू डेफिसिट के जगह दूसरा इंडिकेटर रख दिए थे। फिर फिजिकल डेफिसिट है उसको 3% ऑफ GDP, तो FRBM एक्ट, तो इसमें मैंने ऐसे याद रखा है कि 3 ठोक वर्ड है, 3% ऑफ क्या फिजिकल डेफिसिट, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं FRBM। तो फिजिकल डेफिसिट कितना कम करना है, तो F से फिजिकल डेफिसिट 1 2 3 3% ऑफ GDP। फिर एनुअल रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट कितना करेंगे, क्योंकि इसको एलिमिनेट करना है तो उसका रेट ऑफ डिक्रीज ज़्यादा होना चाहिए, तो 0.5% ऑफ GDP, और इसका 3 है तो इसको 0.3 कर दो, 0.3% ऑफ GDP। नो डायरेक्ट बोरिंग फ्रॉम RBI से आप डायरेक्टली बोरो नहीं कर सकते, एक्सेप्ट वेस एंड मीन्स एडवांस आफ्टर 2006। तो 2006 के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट है वो RBI से डायरेक्ट बोरिंग नहीं करेगी, बल्कि क्या बस वेस एंड मीन्स एडवांस के थ्रू बस करेगी, सर्टन सर्कमस्टांसेस, बाकी वो नहीं करेगी। RBI प्रोहिबिटेड फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू प्राइमरी इशूज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम 2006। RBI है वो प्रोहिबिटेड है सब्सक्राइब करने से प्राइमरी इशू ऑफ द जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 2006। देन गवर्नमेंट की क्या की ऑब्लिगेशन होगी कि उनको 3 स्टेटमेंट देने होंगे बजट के साथ। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये किसका मैंडेट है? FRBM एक्ट 2003 का मैंडेट है कि जब गवर्नमेंट बजट लेके आएगी तो उसके साथ साथ ये 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन सा? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट मीडियम टर्म वाला, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। देन मेजर अमेंडमेंट क्या किया गया है 2004 से 12, रिपीटेड एक्सटेंशन किया गया है रिलैक्सेशन ऑफ द टारगेट्स ड्यू टू 2008 ग्लोबल क्राइसिस। FRBM 2018 में अमेंड किया गया NK सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो FRBM एक्ट NK सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे अमेंड हुई है। ये NK सिंह वही NK सिंह है जो 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, ये याद होना चाहिए। देन शिफ्टेड फोकस फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट टू डेप्ट टू GDP रेशियो, यही मैं बता रही थी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट जिसको एलिमिनेट करने की बात की गई थी 2008-9 तक का, उसके जगह क्या ला दिया गया कि डेप्ट टू GDP रेशियो, कि डेप्ट है वो GDP के कंपैरिजन में कितना है, तो डेप्ट टू GDP रेशियो ये कर दिया गया। फिर न्यू टारगेट से सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट टू GDP रेशियो ऑफ 40%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि डेप्ट टू GDP रेशियो कितना होना चाहिए 40% 2024-25 में। टोटल जो गवर्नमेंट का डेप्ट टू GDP रेशियो कितना होगा 60%, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के। और फिजिकल डेफिसिट तो अभी भी वही टारगेट है कि 3% ऑफ GDP लेके आना है। बाद में इस ईयर को और एक्सटेंड कर दिया गया। रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट ड्रॉप कर दिया गया एंड रिप्लेस्ड बाय द ग्रेजुअल रिडक्शन। फिर स्केप क्लॉज भी डाला गया जब अमेंड किया गया 2018 में। तो फिजिकल स्केप क्लॉज ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा गया था कि नहीं 3% ऑफ GDP लेकर आना हो तो रहा नहीं था गवर्नमेंट से, तो उन्होंने सोचा कि फिजिकल स्केप क्लॉज भी डाल देते हैं कि डेविएशन अप टू 0.5% ऑफ, कितना डेविएट कर सकते हैं 0.5% ऑफ GDP। कब जब नेशनल सिक्योरिटी वॉर कैलेमिटी का केस हो, कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, डिक्लाइन इन द रियल आउटपुट ग्रोथ, इन सब के केसेस में। देन क्रिएटेड फिजिकल काउंसिल क्रिएट की गई, और ये जो फिजिकल काउंसिल होगा रिकमेंडेटरी बॉडी होगी, नॉट फुल्ली ऑपरेशनल, अभी तक तो फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, ये रिकमेंड किया गया था फिजिकल काउंसिल बना दिया जाएगा। किसके लिए? FRBM एक्ट के रेगुलेशन के लिए। फिर करंट टारगेट क्या है अभी, तो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट 2025-26 के लिए ये है कि 4.4%। तो बजट 2025 में फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या रखा गया कि फिजिकल
या फिर देखो रेवेन्यू डेफिसिट को हटा के डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का टारगेट रखा गया 60% ओवरऑल, 40% कितना सेंट्रल के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, सेंट्रल का ज़्यादा होगा, स्टेट का कम होगा। ये वाला यूपीएससी ने पूछ लिया पहले ही। फिर फिजिकल डेफिसिट का टारगेट अभी 2025 में कितना 4.4% ऑफ जीडीपी, ये फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है, विथ ग्लाइड पाथ टू रीच बिलो 4.5% बाई 2025-26 as per amended act. General government debt target center plus state remains 60%. Medium term goal. Monitoring body कौन सी है? Originally monitored by the Ministry of Finance. Ministry of Finance है वो मॉनिटर करती है। मिनिस्ट्री भी याद होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है क्योंकि वही बजट वगैरह देखते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर एन.के. सिंह कमेटी 2017 रिकमेंडेड इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल, तो फिजिकल काउंसिल बनाने की बात की है एन.के. सिंह ने, ये टू बी फुल्ली स्टैब्लिश्ड। सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया फॉर द फिजिकल डिसिप्लिन लाने के लिए इंडिया की पहली लीगल फ्रेमवर्क है। देन प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी फॉर द मैंडेटरी फिजिकल स्टेटमेंट्स। इन्फ्लुएंस स्टेट लेवल एफआरबीएम एक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। मोस्ट स्टेट्स एनएक्टेड देयर ओन। फ्रिक्वेंट डेविएशन एंड अमेंडमेंट रिड्यूस्ड क्रेडिबिलिटी और एम्फेसिस ऑन द न्यूमेरिकल टारगेट्स इग्नोर कर दे रहा है। क्वालिटी ऑफ द फिजिकल एडजस्टमेंट। एस्केप क्लॉज मल्टीपल टाइम यूज़ किए गए 2008-9 में, फिर कोविड में। एफआरबीएम एम्ड for fiscal prudence but has been repeatedly amended and relaxed. Current focus is on the debt sustainability and gradual fiscal consolidation rather than rigid revenues deficit elimination. आगे देखते हैं। 2 trains leave न्यू दिल्ली at the same time. तो एक ट्रेन न्यू दिल्ली से निकली 60 kmph से, 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर ली। एंड अदर ट्रैवल साउथ 40 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर अपार्ट कब होंगे बोला? तो 1 घंटे में तो इसने 60, इसने 40, फिर अगले आधे घंटे में इसने 30, इसने 20, तो 1.5 घंटा हो गया और ये 150 किलोमीटर हो गया, तो 1.5। फिर अ क्वेश्चन पेपर हैड 10 क्वेश्चन, बोला 10 क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन में तो 2 ही तरीके से आंसर कर सकते हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। और वैसे कितने 10 है, तो इसमें भी 2 ऑप्शन होंगे, ट्रू एंड फॉल्स। तो इधर 2 तरीके, इधर 2 तरीके, इधर 2 तरीके, ऐसे कर करके 10 तक का सिर्फ 2 तरीके, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे कितने बार? 2, 10 बार, तो क्या हो जाएगा? 1024 विल बी द आंसर। यस, नो, 2 candidates wrote the answer in the identical sequence, so how many different sequence of answers are possible. Fill in the parlance of फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट the term bear denotes. bear क्या डिनोट करता है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में बोला, तो बियर भालू जो होता है। एन इन्वेस्टर हु फील्स दैट प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल। कोई इन्वेस्टर ये फील कर रहा है कि जो प्राइस है किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी की वो फॉल होने वाली है, या फिर इन्वेस्टर जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर टू राइज। फिर अ शेयर होल्डर और बॉन्ड होल्डर हु हैज़ एन इंटरेस्ट इन द कंपनी फाइनेंशियल और अदरवाइज, उनका इंटरेस्ट है पूरा कंपनी के फाइनेंशियल या फिर अदरवाइज। एनी लेंडर वेदर बाई मेकिंग अ लोन और बाइंग अ बॉन्ड, तो इधर तो इससे कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों बहुत सिमिलरली वर्डेड है, इन्हीं दोनों में से आंसर होने वाला है। अब इन दोनों में से क्या ज़्यादा सही है कि राइज हो रहा होगा या फॉल हो रहा होगा? तो यहाँ पे बोला कि ये फील कर रहा है कि प्राइस है किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का, वो क्या होने वाला है? फॉल होने वाला है, तो यही है बियर, ठीक है। बियर 29 में ए। मंदड़िया देखो, मंदी होना का मतलब क्या है? अब इसको हम लोग हिंदी वाला ही यहाँ पर मैं लिख ले रहे थे। ओके, बियर को भालू भी ऐसे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर यूपीएससी ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन में एकदम एक्यूरेट ही दे दिया है कि उससे आप गेस कर सकते हो। इन दोनों आपको ए एंड बी में जब फंस रहे हो तो उसका एक बार हिंदी ट्रांसलेशन देख लेना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो मंदड़िया, मंद मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कम हो रही होगी तो कीमत गिर रही होगी, बढ़ेगी तो नहीं। ओके, और तो नहीं है। Next question is, a great deal of foreign direct investment of India comes from Mauritius. Then for many major and
में मैच्योर इकोनॉमीज लाइक यूके एंड फ्रांस। वाई, जो ग्रेट डील है एफडीआई का मॉरिशियस से आ रहा है, इसकी जगह की मेजर मैच्योर इकोनॉमी से आता यूके एंड फ्रांस। क्यों ऐसा हो रहा है? इंडिया हैज़ प्रेफरेंस फॉर सर्टन कंट्रीज एज रिगार्डिंग रिसीविंग एफडीआई। नहीं, हमारा ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि एफडीआई रिलीज है। इंडिया हैज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद मॉरिशियस। यस, तो क्योंकि डबल टैक्स नहीं लगता है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट एफडीआई लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनका दोनों जगह टैक्स नहीं लग रहा, मॉरिशियस एंड इंडिया दोनों में। मोस्ट सिटीजन्स ऑफ मॉरिशियस हैव एथनिक आइडेंटिटी विद द इंडिया एंड सो दे फील सिक्योर टू इन्वेस्ट इन इंडिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इम्पेंडिंग डेंजर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज प्रॉम्प्ट मॉरिशियस टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के कारण मॉरिशियस इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गया। 6 books A, B, C, D, E, F are placed side by side. B, C, E have blue cover. तो A, B, C, D, E ब्लू वाले ये है। मैं तो इसमें क्या करती हूँ, सबसे पहले लास्ट वाला देख लेती हूँ क्या चूज़ करना है। न्यू लॉ रिपोर्ट रेड कलर, तो न्यू लॉ रेड, तो ब्लू वाला है तो ये बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, बी सी नहीं हो सकता, ए एंड डी में से होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ओनली डी एंड एफ आर न्यू बुक। डी एंड एफ है वो न्यू है, ठीक है। अगर एफ न्यू है तो क्या है, ए है वो तो ओल्ड होगा, तो ए भी कट गया और न्यू चाहिए अपने को, तो डी बच गया। तो आंसर पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया इन इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर यू मोस्ट लाइकली टू फाइंड इन द एरिया डिस्क्राइब्ड अबव। कौन सा क्रॉप आप मोस्ट लाइकली है कि पाओगे इस कंडीशन में। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड, ओके। हॉट एंड ह्यूमिड है तो हाँ, ये सब कुछ चाहिए तो रहता है हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड वाला कॉटन के लिए तो नहीं चाहिए होगा। एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर, इतना तो कॉटन को बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। मस्टर्ड, ये तो मस्टर्ड तो सरसों होता है ना, उसके लिए इतना रेनफॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे भी ये विंटर में उगाते हैं, विंटर में तो वैसे भी बारिश नहीं होती, तो इतना रेनफॉल इसको भी नहीं चाहिए। हिल स्लोप्स अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1100 मीटर, तो ये हिल स्लोप पे हो रहा है, मतलब कि वर्जीनिया। टोबैको तो हिल स्लोप पे तो नहीं होता, तो ये भी कट गया। पेपर है, पेपर हम लोग देखते भी है केरला में, तो इधर तो वेस्टर्न घाट पड़ता है, तो हाँ पेपर हो सकता है। अब एनुअल रेंज 15 to 30 डिग्री सेल्सियस, यस, तो यही है पेपर है। मस्टर्ड है तो सरसों है, हम लोग विंटर में खाते हैं, कूल एंड ड्राई वेदर चाहिए रहता है, तो इतना बारिश का क्या करेंगे सरसों में। फिर इन इंडिया ग्रॉन इन रबी सीजन। फिर कॉटन है, इसमें तो बीच में फ्रॉस्ट फ्री वाला डेज चाहिए होता है, रेनफॉल भी नहीं होना चाहिए जब वो कॉटन का जो वो क्या था बोलते हैं इसको, गोल वाला रहता है उसको, बल्ब, कॉटन बल्ब, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। और इसके लिए टेम्परेचर 21 से 30, मतलब 15, इतना कम टेम्परेचर नहीं चाहिए, एकदम हाई टेम्परेचर वाला 21 से 30 चाहिए, तो कॉटन से ऐसे ही हट गया था। फिर टोबैको, तो इसके लिए इतनी बारिश नहीं चाहिए, 50 to 100 सेंटीमीटर इनफ है, ठीक है। हाँ, तो टोबैको याद रखना, टोबैको भी यूपीएससी ने पूछा है, तो 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, एकदम ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए भाई टोबैको को। फिर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा हाई नहीं चाहिए, 15 to 20 में काम बन जाता है। टोबैको कांट स्टैंड इफ रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हुए तो टोबैको का जो पौधा रहता है वो स्टैंड ही नहीं कर सकता, गिर जाएगा, मर जाएगा, पौधा मर जाएगा। तो टोबैको है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसके लिए सही नहीं है, तो 50 to 100 याद रखना टोबैको के लिए। फिर नेक्स्ट, running at a speed of 60 km per hour, a train passed through, तो 60 km per hour, ट्रेन passed through 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल, ये ट्रेन का लेंथ हो गया इन 2 minutes। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन का लेंथ बताना है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर मीटर में है। तो 65 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। फिर अब हमको क्या पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। स्पीड कितना है, 65 डिवाइडेड बाई 18, डिस्टेंस कितना है 1.5 प्लस जो लेंथ होगा ट्रेन का वो, और 2 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये सेकेंड में आ गया। 1.5 प्लस एल, ये जाएगा ऊपर, तो क्या जाएगा 65
5/18 2 × 60 2 × 18 2 × 2 फिर 3 × 9 3 × 6 3 × 7 6 × 5 = 30 तो जगह नहीं बच रहा, इसी में देख रहे थे। तो ये 1.5 ही रखा था यार, मैंने इसको 1500 करना था। हाँ 1500 प्लस L, फिर वही क्या है, फिर कैंसिल आउट किया है, फिर 2000 हो जाएगा माइनस 1500, तो 500 मीटर विल बी द आंसर। फिर इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज इंक्लूडेड बाय द प्लानिंग कमीशन as a mega science project under 11th 5-year plan. In this context, consider the following statement. तो ये याद रख लेना, जहाँ पर भी 5-year plan का नोट्स होगा वहाँ पे ये मेंशन कर देना कि जो 11th 5-year plan था उस टाइम पे इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इंक्लूड किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा एज अ मेगा साइंस प्रोजेक्ट। तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तो 1 ऐसे सोच लेना है कि देखो ये ऑब्जर्वेटरी बनाए हैं, ऐसा वाला ये है ऑब्जर्वेटरी 11th 5-year प्लान न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। अब बताना है कि क्या इनमें करेक्ट है। न्यूट्रिनोज आर चार्जलेस एलिमेंट्स पार्टिकल्स दैट ट्रैवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, सही है। फिर न्यूट्रिनो आर क्रिएटेड इन न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ बेटा डीके, यस। कब क्रिएट होता है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है बेटा डीके में। देन न्यूट्रिनोज हैव नेग्लिजिबल बट नॉन जीरो मास, नेग्लिजिबल मास है लेकिन नॉन जीरो, मतलब जीरो है ऐसा नहीं बोल सकते, 0.000 कुछ होगा लेकिन नॉन जीरो मास नहीं है, मतलब नॉन जीरो मास है, जीरो नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो पास थ्रू ह्यूमन बॉडी एवरी सेकेंड, यस। तो चारों के चारों करेक्ट है। नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस contained in Government of India Act 1935 have been incorporated in Constitution of India in the year 1950 as DPSP। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे वो स्टेट को इंस्ट्रक्शन थे कि वो वेलफेयर मैकेनिज्म के, वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स के लिए काम करे, वही चीज़ हमने DPSP में डाला है। फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल है वो प्रोड्यूस कर रहा है वन ऑफ दिस एज एग्जॉस्ट के रूप में। तो क्या है एग्जॉस्ट के रूप में, H2O वाटर रिलीज करता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। और यही चीज़ UPSC ने पूछी है 2024 में कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाला कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसमें क्या रिलीज होगा, तो वाटर वेपर ही है जो रिलीज होगा, क्योंकि देखो वाटर H2 है ना। अब बाकी के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ पता होगा तो। NH3 अमोनिया, पंजेंट स्मेल रहता है इसका। ये मिथेन है, मेन ग्रीन हाउस गैस है ट्रॉपिकल रीजन के लिए। फिर ये क्या लिखा है, हाइपरमेट्रोपिया। रिसेंटली लासिक क्या है, लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलोसिस प्रोसीजर इज बीइंग मेड पॉपुलर फॉर विजन करेक्शन के लिए लासिक है वो क्या 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 है, बीइंग मेड फॉर पॉपुलर विजन करेक्शन के लिए लासिक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो लासिक टेक्नोलॉजी फॉर क्या है, विजन करेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लासिक प्रोसीजर इज यूज्ड टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ आई। हाँ तो आई को विजन करेक्ट कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक कर रहे होंगे, तो सही है ये तो हमको तो नॉट करेक्ट ढूंढना है। फिर इट इज़ अ प्रोसीजर दैट परमानेंटली चेंजेस द शेप्स ऑफ द कॉर्निया। अब करेक्ट कर रहे हो तो परमानेंटली चेंज हो जाएगा ना, फिर से हो जाएगा, तब तो क्या ही आपने ट्रीटमेंट किया, तो ये भी सही होगा, परमानेंटली चेंज करना पड़ेगा। इट रिड्यूसेस अ पर्सनस डिपेंडेंस ऑन ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज। हाँ तो कुछ ठीक कर रहे हैं तो विज़न को ही करेक्ट कर दे रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट लेंस क्यों लगाओगे। फिर डी क्या बोल रहा है, इट इज़ अ प्रोसीजर दैट कैन बी डन ऑन द पर्सन ऑन एनी एज। पैदा हुए बच्चे के में कर दोगे क्या, नहीं कर सकते, कोई ना कोई एज का लिमिटेशन तो रखोगे ना, किसी भी एज के में थोड़ी कर दोगे, तो डी नॉट करेक्ट। बाकी तीनों करेक्ट है। एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड विजन ऑफ पीपल होना चाहिए, यंगर देन 18 यूजुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू चेंज ऑफ कॉर्निया। फिर यहाँ पर क्या बोला गया, शेप्स ऑफ कॉर्निया परमानेंटली चेंज होता है, हाँ। इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ द कॉर्निया सो इट में चेंज द शेप ऑफ कॉर्निया परमानेंटली। देन फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया मायोपिया एस्टिमेटिज्म। तो मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस। जैसे हम लोग बोलते भी हैं कि अगर आप जैसे फेल हो गए तो एकदम मायोपिक, डोंट बी मायोपिक, मतलब कि क्या कि एकदम अपने आसपास की, मतलब शॉर्ट्स नियर साइटेडनेस के बारे में मत सोचो, आगे का सोचो कि
क्या करना है ना। तो डोंट बी मायोपिक कैसे बोलते हैं। तो नियर साइटेडनेस, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिवली। तो कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं क्लियरली, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्टिंक्टिवली नहीं देख सकते, डिस्टिंक्टली नहीं देख सकते। देन हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, फार साइटेडनेस है आपको, मतलब आप दूर का देख सकते हो, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट क्लियरली आप नहीं देख सकते नियर बाई ऑब्जेक्ट को। तो हाइपर वाले में आप क्या कर रहे हो, आपको फार साइटेडनेस है, मतलब आप फार की चीज़ें देख पा रहे हो लेकिन पास की चीज़ें नहीं देख पा रहे हो। मायोपिया में क्या होगा, नियर साइटेडनेस है कि आप नियर की चीज़ों को देख पा रहे हो लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। फिर क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रेन। तो एसिड रेन के लिए तो नाइट्रोजन सल्फर, बस ये दोनों है 2 और 3, 1 तो नहीं है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो हम कैसे याद रखा है कि नहीं सहेंगे एसिड को, नहीं सहेंगे एसिड रेन को, तो नहीं सहेंगे एन से नाइट्रोजन एंड एस से सल्फर। तो ये याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड एंड NOx। अब कुछ जो NO2 वगैरह है इनके बारे में देख लेते हैं। जो N2O है ये तो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसी को लाफिंग गैस बोलते हैं। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं ये नेचर में, N2O एंड NO न्यूट्रल होते हैं नेचर में, N2O3 NO2 N2O5 एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो न्यूट्रल वाले कौन से हैं, NO N2O। फिर 6% MnOPQ सिटिंग इन 2 रो, 3 in each, तो 2 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और 3 एक में है। Q इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, Q किसी भी एंड में नहीं है। P इज़ द सेकेंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ R, तो कहीं पर भी बैठा लो, P इज़ द सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ R, R जहाँ बैठा उसके सेकेंड में, सेकेंड वो भी लेफ्ट साइड में P बैठा है, ठीक है। फिर O इज़ द नेबर ऑफ Q, वो तो अभी बैठा नहीं है। फिर एंड सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू P, O कहाँ पे बैठा है, P के डायगोनली अपोजिट में, और किसका नेबर है, Q का। और क्या बोला है, तो P सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू P एंड इज नेबर ऑफ R, एंड है वो नेबर है R का, तो एक ही जगह बचा है इसके लिए। तो P Q R N कौन बच गया, M बच गया, तो ये यहाँ पे बैठेगा। हु इज़ फेसिंग N, N किसको फेस कर रहा है, Q को फेस कर रहा है, खत्म। फिर अ पर्सन X हैज़ 4 नोट्स ऑफ रुपी 1, 2, 5 एंड 10 डिनोमिनेशन के, द नंबर ऑफ डिफरेंट सम्स ऑफ मनी सी कैन फॉर्म फ्रॉम देम इज। 4 नोट्स है 1, 2, 5, 10 डिनोमिनेशन के, तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सम हम बना सकते हैं इनसे बोल रहा है। तो या तो चारों को यूज़ कर लो, 3 को यूज़ कर लो, 2 को यूज़ कर लो, या फिर 1 को यूज़ कर लो, बस कैलकुलेट कर लेना है। तो 15 आया, खत्म। फिर कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू UNCTAD, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, अच्छा बाद में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अब कैटेगराइज्ड एज इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, इनमें से UNCTAD के द्वारा किन को कैटेगराइज किया गया इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के रूप में। ब्राज़ील इमर्जिंग तो है, मैक्सिको भी इमर्जिंग है, साउथ अफ्रीका, तीनों ही इमर्जिंग है। फिर तो डेवलप्ड कंट्रीज तो है नहीं ना। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड, 1964 में बनी है। तो इमर्जिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू UNCTAD के द्वारा कौन कौन सा है, ब्राज़ील है, चाइना है, इजिप्ट है, इंडिया भी है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, फिलीपाइंस, पोलैंड, रसिया भी है, फिर साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, सब आ जाते हैं। इस्लामिक वाले में टर्की है, एक याद रखना, वो भी इमर्जिंग है UNCTAD की इमर्जिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस, से कौन सा रिलेटेड नहीं है बोला। यूनाइटेड नेशंस के बारे में UPSC ने बहुत बार पूछा है, कौन सा यूनाइटेड नेशन की क्या तो एजेंसी है ऐसा बोलते हैं ना, तो ये सब पूछा है। तो एक बार यूनाइटेड नेशन को अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लेना कि कौन कौन सा है इसमें। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी ये तो है।
फिर ये बेसिकली है क्या, इसको शॉर्ट में लिखते हैं MIGA, मीगा, तो ये तो पढ़ा है हमने। IFC ये भी है यूनाइटेड नेशन में। फिर ICSID, ICID ये भी है। BIS ये नहीं है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी यूनाइटेड नेशन का ही है, यूनाइटेड नेशन का ही है, ठीक है। इनमें से वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये सब भी है ना, तो नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। कौन सा रिलेटेड नहीं है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। बोल रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन, मेल्ट डाउन मतलब कि फॉल इन स्टॉक प्राइसेस। मेल्ट डाउन होना मतलब कि मेल्ट होना से कोई चीज़ क्या होती है, रिड्यूस होती है, तो फॉल सही होना चाहिए। रेसेसन, फॉल इन द ग्रोथ रेट। रेसेसन के बारे में हमने तो पढ़ा था ना कि रेसेसन क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल का फॉल होना इज रेसेसन, है ना। तो ये भी नहीं है। स्लो डाउन में तो फॉल इन जीडीपी में फॉल नहीं, इकोनॉमी के ग्रोथ रेट में फॉल होगा ना, तो स्लो डाउन होगा। तो फर्स्ट बस करेक्ट है। यहाँ पे क्या बोला है, स्लो डाउन, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन बट डज नॉट डिक्लाइन, क्या बोलना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ब्रिक कंट्रीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ब्रिक कंट्रीज, at present China's GDP is more than combined GDP of all three other countries. Yes, correct है। China's population is more than combined population of any two other countries। नहीं, इंडिया को अगर किसी और के साथ ही मिला दे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब की कंडीशन में तो इंडिया ही चाइना के पॉपुलेशन को और पास कर लिया, तो ये तो गलत है। पर हाँ, जीडीपी के मामले में बाकी थ्री कंट्रीज़ को सम करे तो भी आधा ही ले दे के पहुँचता है चाइना की जीडीपी का, तो फर्स्ट ओनली करेक्ट। अब देख लेते हैं ब्रिक कंट्रीज़ के बारे में। चाइना का जीडीपी 19 ट्रिलियन है अकॉर्डिंग टू 2025, और इंडिया का जीडीपी कितना, 4.19 ट्रिलियन के आसपास है, तो 4.1 ट्रिलियन के आसपास फ्लक्चुएट हो रहा है। और ब्राज़ील का क्या है, 2.5 ट्रिलियन है, रसिया का 2 ट्रिलियन। तो बाकी अदर ब्रिक कंट्रीज़ को मिलाऊँ तो भी चाइना के जीडीपी की इक्वल नहीं हो पा रहा है, हाफ ही लेते के हो रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, और ये लगभग 9, तो 10 ट्रिलियन का तो अभी भी कम है। फिर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया ग्लोबली बेस्ड ऑन दी नॉमिनल जो जीडीपी पे, परचेसिंग पावर पैरिटी पे इंडिया की इकोनॉमी 3rd नंबर पे है। पहले दो में कौन है, चाइना एंड यूएसए, ठीक है। चाइना है, उसकी परचेसिंग पावर और ज़्यादा है यूएसए से, है ना। और जब लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड नॉमिनल जीडीपी की बेसिस पे देखें तो यूएस का ज़्यादा है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी, फिर जापान। तो जम जा इंडिया 5th नंबर पे है, जम जा इंडिया। तो जापान को पहले हमको सरपास करना होगा, फिर जर्मनी, फिर 3rd आ पाएंगे हम नॉमिनल जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर से करना है, स्टार्ट करना है हमको।